गुड मॉर्निंग बच्चों, यस क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और हमने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां पढ़ ली थी। उसके बाद तीनों क्षेत्रकों की तुलना भी कर दी थी, और उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, भारत में तृतीयक क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के कारण, और क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, जीडीपी में योगदान, ये हमने पढ़ लिया था पहली और दूसरी वीडियो में। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं कि रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। तो आपने जैसे पढ़ लिया कि रोजगार हो या जीडीपी में है, कोई क्षेत्रक अधिक महत्वपूर्ण है, कोई क्षेत्रक उससे कम महत्वपूर्ण है। तो भारत में कौन सा क्षेत्रक कितना रोजगार का सृजन करता है और कितने लोग किस क्षेत्रक में लगे हुए हैं, इसके हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो भारत के संदर्भ में उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, जीडीपी में इन तीनों क्षेत्रों को योगदान में परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। जितना परिवर्तन जीडीपी की हिस्सेदारी में योगदान में हुआ है, उतना किसमें नहीं हुआ है, रोजगार में नहीं हुआ है। जीडीपी में आप देख सकते हैं कि ये जो योगदान प्राथमिक क्षेत्र का इतना ज़्यादा था 1973-74 में, जो 2013-14 में सिमट कर इतना रह गया है। यानी और वो कहाँ शिफ्ट हुआ है, तृतीयक क्षेत्रक में। द्वितीयक क्षेत्रक में भी बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तृतीयक क्षेत्रक में हुआ है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद में इन 40-45 सालों में ये जो परिवर्तन हुआ है, ये तो जीडीपी में तो हुआ है, लेकिन रोजगार के सृजन में और रोजगार देने में इन क्षेत्रों को योगदान किस प्रकार रहा है, ये हम अध्ययन करते हैं। तो 1973, 72-73 और 2011-12 की गणना की गई है। तो जो 1973, 72-73 का रोजगार में हिस्सेदारी थी, तो 74 लोग, यानी 70 के दशक में, यानी 72-73 में 74% लोग, यानी रोजगार देने का काम जो क्षेत्र कर रहा था, वो कौन सा क्षेत्र कर रहा था, प्राथमिक क्षेत्र कर रहा था। द्वितीय क्षेत्र केवल 11% लोगों को रोजगार दे रहा था, और तृतीय क्षेत्र 15% लोगों का रोजगार दे रहा था। अब 2011-12 की तुलना करें तो आज भी आप देख रहे हो, इन तीनों जो मैंने 3 कलर में दिखा रखे, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों क्षेत्रकों को देखो। प्राथमिक क्षेत्रक बहुत बड़ा क्षेत्रक अभी बना हुआ है रोजगार देने में, यानी 49% लोगों को रोजगार देने में प्राथमिक क्षेत्र, कितने लोगों को, 49%। द्वितीय क्षेत्रक 24% केवल लोगों को रोजगार दे रहा है, और परिवर्तन तो हुआ है, 11 से 24 हुआ, दुगना से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसमें अभी ज़्यादा लोग रोजगार दे रहे हैं। और तृतीय क्षेत्रक में भी बड़ा है, 15 से 27 हुआ है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में अभी कम है। तो हम देखते हैं कि जीडीपी में तो परिवर्तन हुआ है और जीडीपी, लेकिन प्राथमिक क्षेत्रक आज भी रोजगार और जीडीपी में योगदान नहीं दे रहा है। और रोजगार में, यहाँ रोजगार देने में, रोजगार में लोग यहाँ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस क्षेत्रक में आज भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जीडीपी में, यानी कुल उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। तो क्या है, जीडीपी में अभी भी योगदान उसका नहीं है, रोजगार में ज़्यादा लगे हैं। तो देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल कितना है,
एक चौथाई है। कितना है? एक चौथाई है। जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 4/5वां हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्रक आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि क्षेत्रक में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? आवश्यकता से अधिक लोग। और किसी कार्य क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग यानी उनका जीडीपी में, कुल उत्पादन में कोई योगदान नहीं है और वो लोग उस कार्यस्थल पे लगे हुए हैं जरूरत से ज़्यादा, तो उसे कहते हैं छिपी बेरोजगारी। क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी। क्या है छिपी बेरोजगारी? जब किसी कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक लोगों लगे रहते हैं तो उस बेरोजगारी को छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। यदि इन लोगों से वहां से स्थानांतरित भी कर दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जितने लोग उस कार्यस्थल में लगे हुए हैं उनको वहां से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार की बेरोजगारी, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो छिपी हुई बेरोजगारी इसे कहते हैं, और अल्प बेरोजगारी भी इसे कहते हैं। तो यह कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई। इसका हम उदाहरण ले लेते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। आप कैसे समझेंगे कि माना कोई खेत है, कोई कार्यस्थल है, माना इसको हमको खेत मान लेते हैं, और उस खेत में लोग कार्य कर रहे हैं। उस खेत में एक परिवार के लोग हैं, माना 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग उस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 लोग। और 5 लोग उस खेत में खेती का काम कर रहे हैं और वहां उत्पादन माना वहां गेहूं का उत्पादन हो रहा है। किसका उत्पादन हो रहा है? गेहूं का उत्पादन हो रहा है। और उत्पादन हो रहा है 1 क्विंटल अनाज, यानी 100 केजी गेहूं ये लोग उत्पादित कर रहे हैं। माना इन 5 लोगों में से हम इन 3 लोगों को यहां से हटा देते हैं और यहां 2 ही लोग काम करते हैं, वही सारा काम करते हैं, फिर भी उत्पादन कितना हो रहा है? 100 केजी। तो ये लोग अतिरिक्त लगे हुए हैं और इनकी बेरोजगारी दिख नहीं रही है, छुपी हुई है, नहीं दिख रही है किसी को। काम तो कर रहे हैं सब, लेकिन कुल उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। जब 2 लोग काम कर रहे हैं तब भी 100 केजी उत्पादन गेहूं हो रहा है, और जब 5 लोग काम कर रहे हैं तब भी 100 केजी उत्पादन गेहूं। इन लोगों को अगर यहाँ से हटाकर किसी अन्य स्थल यानी किसी औद्योगिक क्षेत्र में लगा दिया जाए, किसी उद्योग में लगा दिया जाए, तो ये उत्पादन भी करेंगे और अपनी आय भी बढ़ाएंगे। तो ये जो यहाँ कृषि क्षेत्र में जो आवश्यकता से अधिक या किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये हमने पढ़ लिया प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब एक नया टॉपिक है आपके पास जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, इसको आप कॉपी में सुंदर राइटिंग में नोट भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो क्या है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अब बता देते हैं आपको। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य चयनित यानी देश के चयनित जिलों में था, पहले जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार, कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार की गारंटी देना है। वर्ष 2009-10 में इसका नाम बदलकर पहले नरेगा था, अब इसका नाम क्या हो गया? मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है।
कब किया गया? क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है कि नरेगा का नाम मनरेगा कब हुआ? तो वर्ष 2009-10 में। ठीक है। राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इसके लिए किया जाएगा, यानी जो वो काम करेंगे न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। इसके अंतर्गत 33% लाभ भोगी महिलाएं होंगी, यानी जो जितना रोजगार देने वाले लोग होंगे उसमें 33% महिलाओं को दिया जाएगा। रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगर सरकार के द्वारा लोगों को, ग्रामीण बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं किया गया तो बेरोजगारी भत्ता उसी दर पे दिया जाएगा। इस प्रकार यह अधिनियम रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, यानी कानूनी गारंटी प्रदान करता है यह अधिनियम। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों की वरीयता दी जाएगी, यानी वे काम उस मनरेगा में किए जाएंगे, यानी मनरेगा में वे काम किए जाएंगे जो उस क्षेत्र की भूमि के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी भविष्य में। तो ऐसे काम उसमें किए जाएंगे। कृषि को उत्पादन बढ़ाने के लिए गांव में विभिन्न प्रकार के काम होते हैं भूमि सुधार के लिए, तो उस प्रकार की। तो ये हो गया मनरेगा। अब नया टॉपिक में बढ़ते हैं। एक हमने प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, उत्पादन कार्य के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर। अब एक क्षेत्रों का विभाजन है संगठित और असंगठित क्षेत्रक। तो दो क्षेत्रक है, संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक क्या है? संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। क्या होती है? रोजगार नियमित होता है भाई। ठीक है। लोगों के पास काम सुनिश्चित होता है। ठीक है। रोजगार की सुरक्षा होती है, यानी रोजगार जाने का भय नहीं रहता है। उद्योगों का पंजीकरण होता है तथा सरकारी नियमों और विनियमों का पालन। जो इंपॉर्टेंट है कि इस क्षेत्रक में सरकारी जो नियम और विनियम बने हुए हैं, चाहे वो वेतन देने का है, वो चाहे कार्य करने का स्थल हो, चाहे वो समय की बात हो कि कितना समय काम करना है, इन नियम विनियमों का पालन किया जाता है। तो उस क्षेत्र को बोलते हैं संगठित क्षेत्रक, यानी जिसमें सरकार का नियंत्रण भी होता है। अब है असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र क्या है? असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, से निर्मित होती हैं। इसमें रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? रोजगार की अवधि रोजगार सुरक्षित नहीं होता है, नियम और विनियमों का पालन नहीं होता है, नहीं किया जाता है। रोजगार नियम तो होते हैं लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है। इसमें नियोजित कर्मचारी श्रमिकों का पर्याप्त शोषण होता है। तो जो असंगठित क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनका क्या होता है? शोषण होता है। तो पर्याप्त शोषण होता है। शोषण कैसे होता है? कि कार्य करने के घंटे बहुत ज़्यादा हैं, सवेतन अवकाश नहीं मिलता है, कोई भी गलती होने पे या मजबूरी होने पे नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। ठीक है। तो इनका विभिन्न तरीके से शोषण होता है, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, लोग रोजगार की दृष्टि से सुरक्षित नहीं हैं। तो इनका संरक्षण, असंगठित क्षेत्रों को, श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को संरक्षण की सहायता अत्यधिक आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित मुख्यतः कौन कौन है? भूमिहीन कृषक है, कृषि श्रमिक हैं, छोटे सीमांत किसान हैं, फसल बटाईदार और कारीगर है। ठीक है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसान हैं कि श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज देना, उपकरण देना, साख की सुविधा, भंडारण की सुविधा, विपणन केंद्र, पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तभी इनका संरक्षण हो सकता है। आगे शहरी क्षेत्रों में कौन है? कि लघु उद्योगों में श्रमिक निर्माण कार्यों में लगे, व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिक, और सड़कों में विक्रेता, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वाले लोग आते हैं इसमें। तो इनको क्या दी जानी चाहिए? शिक्षा, चिकित्सा, आवास सुविधाएं, सरकारी सहायता दी जानी चाहिए ताकि ये अपना भरण पोषण कर सकें। आगे है एक और आधार पर क्षेत्रों का विभाजन हो सकता है, वो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब उस क्षेत्र का मालिक कौन है? तो ये है
सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। कौन कौन है? सार्वजनिक क्षेत्रक और सार्वजनिक मीन्स सरकार का नियंत्रण में जो लोग हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व एवं प्रबंधन एवं नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना नहीं है, यानी अधिकतम लाभ अर्जित करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्या है, लोगों को सुविधाएं पहुंचाना है। तो करना ना होकर उत्पादन क्रियाओं को संपादित करना होता है, जिससे सामाजिक कल्याण होता है। तो ये इस प्रकार यह क्षेत्रक है। अब है निजी क्षेत्रक। तो निजी क्षेत्रक कैसा है? निजी क्षेत्रक में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों संस्थाओं का स्वामित्व होता है। इसका लाभ व्यक्तिगत उत्पादन को ही मिलता है। ऐसे व्यवसायों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व भी उपक्रम के स्वामियों को ही होता है। वर्तमान में देश की लगभग 80% आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्रक में ही हो रही हैं। उदारीकरण की नीति इसी दिशा का एक कदम है। तो ये क्षेत्रक हो गए, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी। तो बच्चों, आपका ये पाठ खत्म हो गया है और आज के लिए इतना ही। नया पाठ हम नई बुक से नई वीडियो में डालेंगे। अपना विशेष ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।